कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ फिलोसफर्स यानी जो दार्शनिक थे उनका फ्रांसीसी क्रांति में क्या रोल, क्या भूमिका रही है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने फ्रांसीसी क्रांति के कारण यानी इसके कॉजेस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद जो फिलोसोफर्स किस तरह से कारण बने फ्रांसीसी क्रांति का, यानी फिलोसोफर से फ्रांस के जो लोग थे वो किस तरह से प्रभावित हुए क्रांति के लिए, वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि तत्कालिक कारण क्या रहे, किस तरह से मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में पहले वीडियो में बताया है कि फ्रांस में कई बारी जो है वो सरकार जो है वो बदलती है क्रांति के बाद, वो सब भी हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप पहला वीडियो देखें, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उससे आपका एक बेस बन जाएगा, आपको समझ में आएगा बेसिकली कि कारण क्या थे। और फिर फिलोसोफर भी जो है ये भी अपनी भूमिका निभाते हैं फ्रांसीसी क्रांति में, किस तरह से वो हम डिस्कस करेंगे। फिर किस तरह से क्रांति जो है होती है, क्या उसके एक प्रकार से स्टेप्स रहते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद परिणाम पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले वीडियो में मैंने आपको मेनली जो कारण बताए हैं, मैंने आपको उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण बताए कि वहां पर जो है वो हमारे जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था थी, ऊंची मतलब नीचे से ऊपर वर्ण व्यवस्था बनाई थी जिसमें नीची जातियों के साथ भेदभाव होता था। वैसे ही फ्रांस में भी मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया है कि वहां भी श्रेणी बनी हुई थी जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। तो वहां पर भी जो निम्न श्रेणी के लोग थे, जैसे हमारे निम्न जाति के होते थे शूद्रा, उनके साथ जिस तरह से भेदभाव किया जाता था वैसे ही फ्रांस में भी था। फिर राजा के तरफ से भी बहुत ज्यादा समस्याएं थी कि लोगों पे बहुत कर लगा रखा था, राजा ने खुद बहुत बिलासी था, दूरदर्शी था, किस तरह का कोई शासन करने का उसमें नॉलेज नहीं था। फिर हमने आर्थिक कारण पे बात की कि सारा कर जो है वो जनसाधारण वर्ग पर ही लगा रखा था। तो वो मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया, पहले वाला वीडियो देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो दार्शनिक थे, हम मुख्य रूप से 3 दार्शनिक के बारे में बात करेंगे कि उनसे फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका रही, यानी लोग किस तरह से प्रभावित हुए। सबसे पहले मैं तीनों का नाम लिख देती हूँ कि कौन कौन से 3 फिलोसफर्स की हम बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। हम बात करेंगे कि मॉन्टेस्क्यू की क्या उन्होंने क्या किस तरह के कुछ सिद्धांत दिए जिससे जो है लोग उनकी किताबें, उनके सिद्धांतों, उनके विचारों को पढ़ के प्रभावित हुए। उसके बाद हम वोल्टेयर की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड पे हम लोग बात करेंगे रूसो की। रूसो का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूसो के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि इनका रोल जो है वो इसमें ज्यादा रहा है। वो जब मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगी इनके विचार वगैरह, वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं, एक और कंसेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जब हम लोग बात करते हैं कि फिलोसफर्स की क्या भूमिका रही है, तो ये होता है कि क्या ये फिलोसफर डायरेक्टली लोगों को आकर प्रभावित कर रहे थे, लोगों को मतलब एक प्रकार से ना लोगों को उत्साहित करना, लोगों के बीच में रह के उनको समझाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने भारतीय स्वतंत्रता की बात करूं, ठीक है, तो बहुत सारे जो कवि थे, बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी और कुछ जो है लोगों ने गीत लिखे, कुछ लोगों ने इस तरह से कुछ कहानियां, स्टोरियां लिखी और लोगों के बीच में जा जाकर उन गीत कहानियों के जरिए लोगों को उत्साहित किया ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सके। यानी डायरेक्टली उसमें भी इन्वॉल्व थे, लोगों के बीच में जाकर उनको उत्साहित करना, ठीक है, राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। तो फ्रांस में ये चीज थोड़ी अलग थी। ये जो फिलोसफर्स थे इन्होंने डायरेक्टली जाके लोगों के साथ में संपर्क बना के उनको क्रांति के लिए उत्साहित नहीं किया, बल्कि इनके खुद के ये विचार थे कि जो है वो निरंकुश राजतंत्र नहीं होना चाहिए, किस तरह से लोगों को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, इस पर इनके खुद के विचार थे। उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों को जब फ्रांस के लोगों ने पढ़ा, जो मध्य वर्ग के स्पेशली शिक्षित लोग थे, जब उन लोगों ने पढ़ा तो वो इससे बहुत ज्यादा प्रेरित हुए इनके विचारों से कि इन्होंने
स्वतंत्रता होनी चाहिए और निरंकुश शासन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उनके माइंड में इनकी किताबों को पढ़ के आया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि निरंकुश राजतंत्र नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनकी किताबें पढ़कर प्रभावित हुए वो, ना कि इन फिलोसफर्स ने डायरेक्टली वहां फ्रांस में रहकर लोगों के बीच में जाकर उनको प्रभावित किया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियरली समझनी चाहिए कि लोगों ने उनके विचार किताबें पढ़कर उनसे प्रभावित हुए, इन्होंने डायरेक्टली जाकर लोगों के बीच में उस चीज को नहीं किया, लोगों को उत्साहित नहीं किया। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने ऐसे कौन से विचार दिए थे जिनको पढ़कर जो है लोग बहुत ज्यादा उत्साहित या प्रोत्साहित हुए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात करेंगे। मॉन्टेस्क्यू जो था ये फ्रांस से ही था मॉन्टेस्क्यू, और अगर हम लोग बात करें 1694 से 1755, ये इसका जो है एक प्रकार से इसमें 1694 में इसका जन्म हुआ था और 1755 में इसकी जो है वो मृत्यु हुई थी। तो अगर हम लोग मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू जो था वो फ्रांस में कुलीन वर्ग से था। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो में 3 एस्टेट के बारे में बताया है। जिस तरह से भारत में वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, सबसे ऊपर जो है वो ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और एंड में शूद्र थे, वैसे ही फ्रांस में भी एक तरह से वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। सबसे ऊपर पादरी आते थे, फिर सेकंड पे कुलीन वर्ग आता था और तीसरे पे जनसाधारण जितने भी लोग बचे। ठीक है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, किसान हो, मजदूर हो, सब जनसाधारण में आते थे। तो मॉन्टेस्क्यू जो थे वो कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे, यानी अच्छे खासे। और कुलीन वर्ग का मैंने पहले वीडियो में बार बार डिस्कस कर रही हूँ मैं कि उसमें डिटेल में बताया है। कुलीन वर्ग जो था वो बहुत ही प्रभावशाली था। इनको राजा महाराजा भी अपने दरबार में बुला के मान सम्मान देते थे, उच्च पद पर ये होते थे, कर इकट्ठा करते थे, मतलब एक प्रकार से इनका खुद न्याय व्यवस्था भी होती थी। तो उस वर्ग से अब संबंध रखने वाला मॉन्टेस्क्यू, उसके विचारों में मतलब एक अलग ही जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कुलीन वर्ग तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं थी, उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था, फिर भी मतलब एक अच्छे वर्ग से बिलोंग होने के बावजूद भी इन्होंने गरीब लोगों के लिए एक प्रकार से मतलब कि उस निरंकुश राजतंत्र को खत्म करने की बात की है। ठीक है, बाकी हम इनके बारे में और बात करें तो ये न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक है, कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे, न्यायाधीश रहे थे ये। और अगर हम लोग आगे इनकी बात करें तो इनको काफी ज्यादा नॉलेज था मॉन्टेस्क्यू को। इनको राजनीति का ज्ञान था, इनको इतिहास का ज्ञान था, इनको मानव समाजशास्त्र का ज्ञान था, मतलब काफी ज्यादा इनको नॉलेज था। ठीक है, तो अब हम इनकी मुख्य रूप से अगर बात करें तो इन्होंने जो निरंकुश राजतंत्र था उसकी आलोचना की थी। यानी ये कहते थे, मतलब लोकतंत्र के बारे में इन्होंने कोई खुल के बात नहीं की कि लोकतंत्र होना चाहिए, पर उन्होंने बोला कि निरंकुश राजतंत्र नहीं होना चाहिए। यानी राजतंत्र को तो एक प्रकार से सपोर्ट करते थे, पर निरंकुश नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राजतंत्र हो, थोड़ा सा लोगों को भी बोलने की आजादी हो। ये नहीं कि राजा मतलब सारे अधिकार लेके बैठा। तो निरंकुश राजतंत्र के विरोधी थे और राजा के पास जो दैवीय पावर होती थी ना, जो राजा कहते थे कि हमारे पास दैवीय शक्ति है, ये उसका भी बहुत खुले तौर पर विरोध करते थे कि राजा के पास कोई दैवीय शक्तियां नहीं होती हैं, मतलब उस चीज का भी बहुत उससे खंडन करते थे। ये अगर हम लोग बात करें तो ये इंग्लैंड गए थे। ठीक है, यानी ब्रिटेन। तो जब ये इंग्लैंड गए थे, आपको पता है इंग्लैंड में सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड का ही प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि संविधान बना था, अलिखित संविधान। अगर ये भी बात याद रखने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लिखित संविधान तो वो अमेरिका का बना था और अलिखित अनरिटन ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन में बहुत पहले ही सबसे पहले संविधान बन चुका था। तो वहां के संविधान में जो राजा था उसकी शक्तियों को जो है एक प्रकार से नियंत्रित कर रखा था, मतलब उसकी शक्तियों को सीमित कर रखा था, मतलब निरंकुश राजतंत्र नहीं था ब्रिटेन में। तो जब इन्होंने ब्रिटेन में जाके इस चीज को देखा, इस चीज से बहुत प्रभावित हुए, तो इन्होंने इस चीज को ही बहुत किया कि निरंकुश राजतंत्र नहीं होना चाहिए, जैसे कि इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने कुलीन वर्ग से क्योंकि ये बिलोंग करते थे, तो इन्होंने कुलीन वर्ग को जो विशेष अधिकार मिले हुए थे उसका विरोध इन्होंने नहीं किया। ठीक है, विशेष अधिकार।
अब ये खुद कुलीन वर्ग से थे, तो कई बार ऐसा बहुत ही कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि लोग जिस वर्ग से, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक रहे हैं कि जैसे भारत में हम बात कर लेते हैं, खुद ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मण के जो एक प्रकार से उनके जो रीति रिवाज थे जो कि समाज के हित में नहीं थे, उनका विरोध किया था। ठीक है, खुद ब्राह्मण होने के बावजूद भी, पर ये बहुत कम स्थितियों में होता है। जैसे मॉन्टेस्क्यू को देखें, कुलीन वर्ग से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों का कोई विरोध नहीं किया, उसको सही माना, और इसके सही मानने के उसने एक मत दिया। इन्होंने कहा कि अगर कुलीन वर्ग के पास अधिकार नहीं होंगे तो राजा और ज्यादा निरंकुश बन जाएगा। कहते हैं कुलीन वर्ग के पास अधिकार रहने चाहिए, क्योंकि जब उसके पास अधिकार होंगे तो कुलीन वर्ग ही ऐसा वर्ग होगा जो राजा पर नियंत्रण कर पाएगा, उसकी शक्तियों पर जो है नियंत्रण स्थापित कर पाएगा, उसकी शक्तियों को सीमित कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कुलीन वर्ग के पास विशेष अधिकार होने चाहिए। ठीक है, और बाकी और इन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही है, वो भी एक एक करके बता देती हूँ। इनकी किताबें भी हैं, उस पर हम बात करेंगे कौन कौन सी इन्होंने बुक लिखी है। और इसके बाद इन्होंने शक्ति के बंटवारे की बात जो है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शक्ति का बंटवारा। ठीक है, शक्ति के बंटवारे में उन्होंने बोला कि शक्ति को मतलब किसी एक के पास नहीं केंद्रित होने देना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बोला, जैसे राजा के पास सारी शक्ति होती थी, वो निरंकुश बन जाता था। इस वजह से इन्होंने बोला कि शक्ति को किसी एक के पास नहीं केंद्रित किया जाना चाहिए, बल्कि उसको इन्होंने 3 भागों में बताया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इन्होंने बुक थी इनकी, इन्होंने लिखी थी 1748 में, स्पिरिट्स ऑफ लॉ। ठीक है, इस बुक में इन्होंने जो है वो स्पिरिट्स ऑफ लॉ में कहा था कि शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। इन्होंने 3 मुख्य भाग बताए थे। ये हमारे जो शासन प्रणाली है उसमें भी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में शक्तियों का बंटवारा जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया कि इन्होंने राजा के दैवीय अधिकारों का भी बहुत ज्यादा जो है विरोध किया था। तो इनकी एक बुक थी जो इन्होंने 1721 में लिखी थी, जिसका नाम था पर्शियन लेटर्स। ठीक है, पर्शियन लेटर्स नाम से इनकी एक बुक थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि 2 ईरानी जो नाविक थे उनके द्वारा जो राजा के निरंकुश राजतंत्र होता था, और जो पादरी लोग, क्योंकि पादरी लोग भी बहुत ज्यादा फ्रांस में जो है बहुत निरंकुश हो चुके थे, और मतलब कैथोलिक चर्च वाले जो पादरी थे बहुत भ्रष्टाचारी और भोग विलासी और बहुत मतलब कि सब चीजों को अपने नियंत्रण रखने वाले हो चुके थे फ्रांस में। वैसे जैसे कि राजा का था वैसे ही उनका भी एक तरह से चीज जो है वो समाज में हो चुकी थी। तो इसलिए इन्होंने पर्शियन लेटर्स इस बुक में जो पादरी थे और जो निरंकुश राजा थे उनका बहुत मजाक बनाया था इसमें। तो इनकी 2 बुक आप याद रख सकते हो, 1721 में पर्शियन लेटर्स और 1748 में स्पिरिट्स ऑफ लॉ। और स्पिरिट्स ऑफ लॉ में इन्होंने शक्ति के बंटवारे की बात जो है वो की थी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या क्या बताया। पहला तो जो भी अभी फ्रांस के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो इनके विचारों से क्या क्या इनके विचारों से उन्होंने ग्रहण किया। पहला तो कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस में बाद में जो है वो राजा की जो शक्तियां सीमित कर दी जाती हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। राजा की शक्तियां सीमित कर दी जाती हैं, मतलब निरंकुश राजतंत्र जो है वो खत्म कर दिया जाता है। तो एक इस चीज से बहुत ही प्रभावित हुए कि राजा का निरंकुश शासन जो है वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद शक्ति के बंटवारे से बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने बोला था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो जब आगे जाकर इनका संविधान बनता है फ्रांस का, तब ये शक्तियों का बंटवारा इन तीनों भागों में करते हैं। तो इन्होंने इस तरह की चीजें जो है मॉन्टेस्क्यू से जो है वो ग्रहण की। मॉन्टेस्क्यू से इस तरह से ये लोग फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे वो प्रभावित हुए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मॉन्टेस्क्यू का क्या रोल रहा। मॉन्टेस्क्यू का बहुत बड़ा रोल रहा कि लोगों ने उनके विचारों से प्रभावित होगा कि हाँ, निरंकुश राजतंत्र गलत है। ठीक है, उस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। दूसरा की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका बंटवारा होना चाहिए। तो वो चीज भी उन्होंने बाद में अपने संविधान में मेंशन की। ठीक है, तो एक प्रकार से हमने समझा, अच्छे से समझ आ गया होगा अब तो आप सभी को कि मॉन्टेस्क्यू का क्या रोल रहा फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेयर की।
3 फिलोसफर्स का मैंने आपको बताया कि हम मेनली बात करने वाले हैं। मॉन्टेस्क्यू की हमने बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेयर की, और रूसो का तो है ही बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके बारे में मैं तीसरे नंबर पे आराम से बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे जो है हमारे फिलोसफर, वोल्टेयर, ठीक है। अब वोल्टेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 16, एक मिनट, अभी मैंने आपको मॉन्टेस्क्यू का लिखवाया था, तो उनका जन्म 1689 में हुआ था। मैंने गलती से 1694 लिख दिया था, ये नहीं है, 1689 में हुआ था उनका जन्म, और 1755 में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की। ये आप करेक्शन कर ले कि उनका जन्म मॉन्टेस्क्यू का 1689 में हुआ था। 1694 में मॉन्टेस्क्यू का, सॉरी, वोल्टेयर का जन्म हुआ था, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, करेक्शन कर ले, मैंने 1694 लिख दिया था, मॉन्टेस्क्यू के जन्म में वो 1689 होगा, ठीक है, बाकी सब ठीक था, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेयर के बारे में। तो वोल्टेयर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म 1694 में जो है वो उनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1778 में उनकी डेथ होती है। ठीक है, तो अब हम लोग वोल्टेयर के बारे में बात करेंगे। वोल्टेयर ने व्यंग्यात्मक लेख लिखना शुरू किया था। व्यंग्यात्मक लेख यानी जैसे राजा के निरंकुश शासन वगैरह पर, या फिर जो पादरी लोग हैं बहुत निरंकुश हो चुके हैं, भोग विलास में व्यस्त हैं, तो वही उन पर व्यंग्य लिखते थे, ठीक है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में टॉन्ट मारना, इस तरह से व्यंग्य जो है लिखा करते थे। इस वजह से कई बार ये जेल में भी गए, 3-4 बार तो जेल में गए, और एक बार जो है इनको फ्रांस से भी बाहर निकाल दिया, मतलब, और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए, मतलब फ्रांस से इनको निष्कासित कर दिया गया कि यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है, व्यंग्यात्मक लेख की वजह से। तो जब भी इंग्लैंड में गए तो ये भी मॉन्टेस्क्यू की तरह इंग्लैंड से बहुत प्रभावित हुए कि वहां राजा का निरंकुश शासन नहीं है, वहां पर जो है वो संविधान जो है उनका चलता है, जिससे राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। उस चीज से ये बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित होते हैं। तो ये जो है वो राजा के निरंकुश शासन का विरोध जो है वो करते हैं, ठीक है, यानी निरंकुश राजतंत्र का और वही राजा की जो दैवीय शक्तियां हैं, इन सब का ये विरोध करते हैं, ठीक है। और अगर वोल्टेयर के बारे में बात करें तो ये मध्यम जो वर्ग था, ठीक है, मध्य वर्ग से बिलोंग करते थे, मतलब पढ़े लिखे वर्ग से थे, बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, अच्छे खासी फैमिली से ये भी बिलोंग करते थे। तो इन्होंने भी जो है वो मेनली निरंकुश राजतंत्र, राजा के दैवीय अधिकारों, इस सब का विरोध किया था, पर इन्होंने लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं किया था। ये राजतंत्र के सपोर्ट में ही थे, पर कहते थे कि राजतंत्र तो हो, निरंकुश ना हो। इन्होंने एक लाइन कही थी कि 100 चूहों के शासन से अच्छा एक शेर का शासन है, यानी वही कहने का मतलब है कि जनता के शासन को ये अच्छा नहीं मानते थे, राजा के शासन को अच्छा मानते थे। तभी उन्होंने ये लाइन कही थी कि 100 चूहों के शासन से अच्छा एक शेर का शासन अच्छा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते थे, राजतंत्र को ही सपोर्ट करते थे, बट कहते थे कि निरंकुश राजतंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये वाली बात आप याद रखोगे। साथ में इन्होंने व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी बात भी की कि हर व्यक्ति को एक उसकी जो पर्सनल फ्रीडम होती है वो उसको मिलनी चाहिए, ठीक है, यानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है ये बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इन्होंने बात की, ये मैं साफ कर देती हूँ। और अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो कैथोलिक चर्च थे, यानी कैथोलिक चर्च के जो पादरी थे, उनका भी जो है वो विरोध किया था, कैथोलिक चर्च का, क्योंकि कैथोलिक का मतलब था जो ईसाई धर्म था वो मेनली 2 भागों में बटा हुआ था, एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक वाले जो पुराने विचारों को, पुराने रीति रिवाजों को मानते थे, वो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते थे, उनको कैथोलिक कहा जाता था।
प्रोटेस्टेंट मतलब जो नए विचारों के साथ आए थे, जो धर्म में कुछ बदलाव चाहते थे कि कुछ चीजें अगर धर्म में सही नहीं है तो उसमें बदलाव किया जाए, वो प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक किसी तरह का कोई चेंज नहीं चाहते थे। तो कैथोलिक चर्च के जो पादरी लोग थे वो बहुत ज्यादा मतलब भोग विलासी हो चुके थे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनकी संख्या कम से कम 6000 थी, पर इनको बहुत ज्यादा जो है वो वेतन दिया जाता था। एक वर्ष में कम से कम 10 करोड़ के अबाउट इनको वेतन जो है वो दिया जाता था, और वो सारा भोग विलास में लगाते थे, राजनीतिक षड्यंत्र में बिजी रहते थे। अपना जो उनका मेन काम था धार्मिक कर्मकांड करना, उसको छोड़कर ये राजनीतिक षड्यंत्रों में बिजी रहते थे, भोग विलासी हो चुके थे। इस वजह से ये कैथोलिक चर्च के पादरी को पसंद नहीं करते थे, ये अपना वोल्टेयर। इसलिए ये जो चर्च होता था उसको बदनाम संस्था का नाम देते थे। ठीक है, बदनाम संस्था, जैसे हिंदी में कहते हैं इनफेमस इंस्टीट्यूट, सॉरी इंग्लिश में बदनाम संस्था चर्च को कहते थे। ठीक है, इनफेमस इंस्टीट्यूशन, ये भी आपने याद रखना है, बदनाम संस्था। ठीक है, ये कैथोलिक चर्च को कहा करते थे, क्योंकि इस वजह से ये नहीं था कि वो नास्तिक थे, धर्म को नहीं मानते थे, नास्तिक नहीं थे, आस्तिक ही थे, पर जो पादरी भोग विलासी हो चुके थे ये उनके विरोध में थे, ये उनका विरोध करते थे, ये उनके मतलब एक प्रकार से उस चीज को जो है ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे कि भोग विलासी हो पादरी लोग। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वोल्टेयर के बारे में मेन चीजें जानी कि निरंकुश राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे, तो लोग इस चीज से भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो खत्म होना चाहिए और दैवीय अधिकार जो है राजा की, इस तरह की चीजें जो है वो खत्म होनी चाहिए। राजा पर जो है वो एक प्रकार से उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए, उसकी शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन चीजों से लोग बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए। और बाकी कैथोलिक चर्च से जो लोग मतलब परेशान थे, क्योंकि लोगों को कई तरह के जो है वो ताइद करके एक कर होता था, ये मैंने पहले आपको बताया होगा पहले वीडियो में। ताइद ये धार्मिक कर होता था जो लोगों को चर्च को देना पड़ता था, मतलब तो लोग इस चीज से परेशान थे कि, और ऊपर से इन्होंने एक चीज और यहाँ फ्रांस में कर रखी थी कि जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग थे सिर्फ उनकी शादियों को मान्यता दी जाती थी। प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोगों की शादियों को गैर मतलब मान्यता ही नहीं दी जाती थी, मतलब उनकी शादियों को माना ही नहीं जाता था। तो इस चीज से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इनकी विचारों से लोग जो है प्रभावित हुए कि हाँ कैथोलिक चर्च का जो है विरोध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारी चीजों से जो है वो लोग जो है वोल्टेयर के विचारों से प्रभावित हुए। और बाद में ऐसा होता भी है, जब इनका संविधान बनता है तो जो भी पादरी लोग होते हैं, चर्च होता है, उसकी शक्तियों को बहुत ही सीमित कर दिया जाता है और चर्च को जो है राज्य की संपत्ति बना दिया जाता है। और उनको जो भी पादरी लोग होते हैं उनको एक वेतन जो उनको रखा जाता है कि आपको नियमित समय पर एक वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और चर्च को राज्य की संपत्ति बना दिया जाता है, उसकी जो भी शक्तियां थी उसको नियंत्रित कर दिया जाता है बाद में। वो भी वोल्टेयर के विचारों से ही प्रभावित थे एक तरह से। ठीक है, तो जब हम इन फिलोसफर्स की बात करते हैं तो इन फिलोसफर्स की बहुत सारी चीजें जो है ये आगे लोग जाके अपनाते हैं जब संविधान बनाते हैं, जैसे कि निरंकुश राजतंत्र को खत्म कर देते हैं, राजा की शक्तियां सीमित कर देते हैं, पादरी या चर्च वगैरह इस पे बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित जो है वो कर दिया जाता है। इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब रूसों के कौन कौन से विचारों से प्रभावित होते हैं उसे भी वो संविधान में ऐड करते हैं अपने। तो अब हम लास्ट फिलोसफर पे बात करने वाले हैं, वो है रूसो। ठीक है, रूसो के बारे में लोग बात करें तो 1712 में इनका जन्म हुआ था और 1778 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो रूसो का, जैसे मैंने आप बताया आपको कि रूसो का जो विचार थे उससे बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे फ्रांस के लोग। ठीक है, जैसे पहले तो हम इनकी दो बुक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वोल्टेयर की एक बुक थी इंग्लिश लेटर्स या लेटर्स ऑन इंग्लिश करके। ठीक है, वो आप याद रख सकते हो, लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं
रूसो के बारे में। रूसो की 2 बुकें बहुत फेमस है, एक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको तो क्रांतिकारी किताब जो है वो माना जाता था, ठीक है। अब मैं बताऊंगी इसे क्यों माना जाता था, ठीक है। इसको जो है वो क्रांतिकारी या किताब, या फिर इसको क्रांति की बाइबल, ठीक है। क्रांतिकारी या क्रांति की बाइबल जो है इसको कहा जाता था, इस बुक को द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें रूसो ने, और रूसो के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये निम्न परिवार से थे, मतलब जनसाधारण वर्ग से थे, बहुत उच्च फैमिली या मध्यम वर्ग से नहीं थे, बहुत जनसाधारण से वर्ग से आते थे। तो इसलिए जो है इनके जो विचार थे वो जनसाधारण के पक्ष में, उनके हित में ज्यादा थे, ठीक है। बाकियों के ऐसे थे कि उच्च वर्ग से बिलोंग कर रहे थे, तो इतना ज्यादा निम्न वर्ग के बारे में इतना नहीं सोच पाए थे जितना कि रूसो ने बात की है। तो पहली जो इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसमें इन्होंने कहा कि मानव या जो मनुष्य है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से ही वो स्वतंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्र ही पैदा हुआ है, तो उस पर किसी तरह का भी कोई नियंत्रण जो है वो नहीं रखा जा सकता है। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इन्होंने बात की है, पूरी तरह से स्वतंत्रता की इन्होंने बात की है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में। और इन्होंने इसमें ही जो है वो इसी वाली बुक में ये जो क्या नाम है अपना रूसो जो है वो बात करते हैं, कहते हैं कि मतलब ये जो मनुष्य है वो, मतलब एक प्रकार से हम वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, तो उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। और ये एक ऐसे राज्य की स्थापना की बात करते हैं जहां पर ना तो कोई धर्म हो, ना तो कोई जाति हो, ना कोई वर्ग हो, ना कोई वर्ण हो, ना कोई राजा हो, ना कोई ऊंच नीच हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां सभी लोग समानता, बंधुत्व, एकता में मिलकर रहते हो, जहां पर बराबरी हो, कोई ऊंच नीच ना हो, ठीक है, कोई अमीर गरीब ना हो, सब एक ही लेवल पर हो। एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं कि एक ऐसा राज्य जो है वो स्थापित होना चाहिए जहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं हो, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 महत्वपूर्ण शब्द भी दिए थे, पॉपुलर सॉवरेंटी और जर्नल विल। जर्नल विल यानी लोगों की इच्छा, पॉपुलर सॉवरेंटी वही लोगों का एक प्रकार से जहां शासन हो, सारे लोग इक्वल हों, कोई अमीर गरीब कोई ना हो, एक ऐसे राज्य की इन्होंने जो है वो कल्पना की। तो इस चीज से आप ही सोचो कि लोग कितने ज्यादा प्रभावित होंगे, जहां इन्होंने लोगों की पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात की है, जहां लोगों पर किसी तरह का उनको कोई भेदभाव नहीं झेलना पड़ रहा है, किसी तरह का कोई नियंत्रण की बात जो है वो नहीं की गई है। और ऊपर से इस तरह के इनके जो विचार थे कि मनुष्य स्वतंत्र ही पैदा हुआ है, तो उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। तो इस तरह के इनके विचारों से बहुत ज्यादा ही जो है वो फ्रांस के क्रांतिकारी जो है वो प्रभावित हुए थे। बाकी इन्होंने एक बात और कही थी, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। इनकी 2 बुक हैं, एक तो मैंने आपको लिखवा दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा था दूसरी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये 2 बुक आपने याद रख लेनी है। तो इन्होंने एक धन के बंटवारे को लेकर भी बात की थी, ठीक है। धन के बंटवारे को लेकर रूसो ने कहा था कि धन का बंटवारा इस तरह से किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन ना आए, कि इतना ज्यादा धन किसी व्यक्ति के पास इकट्ठा ना हो जाए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीदने योग्य बन सके, और किसी के पास इतना कम धन भी ना हो कि वो अपने आप को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस तरह से धन का बंटवारा इक्वली किया जाना चाहिए। जैसे कि
अभी जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे वो दास के रूप में लोगों को खरीदते थे, और जिनके पास कम होते थे तो वो उनको जो है वो बेचा जाता था, वो मजबूर होते थे अपने आप को जो है वो बेचने के लिए कि भरपेट खाना नहीं मिलता था। तो इस वजह से ये कहते हैं कि धन का बंटवारा ऐसा भी जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो रूसों ने पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात की, लोकतंत्र की बात की, निरंकुश राजतंत्र और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार, सबका विरोध जो है इन्होंने किया। इन्होंने सिर्फ बात की लोकतंत्र की, लोगों की इच्छा की, लोगों की एकता, समानता, बंधुत्व की इन्होंने बात की। बाकी सब चीज को उन्होंने नकार दिया कि राजतंत्र होना चाहिए, इस चीज को उन्होंने पूरी तरह से इसका विरोध किया कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए। कुलीन वर्ग के विशेष अधिकार, उस चीज का भी इन्होंने अच्छे से विरोध किया कि विशेष अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इक्वल हर एक चीज जो है हर व्यक्ति के पास सब चीज बराबर मात्रा में जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरह से रूसों के विचारों से लोग ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेकर पूरे हर तरह के जो नियंत्रण था उसको खत्म करने की जो है वो अपने विचारों में बात की थी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस तरह के जो फिलोसफर्स थे, इनके जो विचार थे, इनके विचारों से जब फ्रांस के क्रांतिकारी अवगत हुए तो बहुत ज्यादा ही इस चीज से प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर जो है वो क्रांति को और ज्यादा जो है वो प्रोत्साहन मिला। पर इन जो भी ये फिलोसफर्स थे इन्होंने डायरेक्टली जाके लोगों के बीच में उनको जाके प्रभावित नहीं किया, बल्कि इनके विचारों को किताब वगैरह के माध्यम से लोगों ने पढ़ा, तो लोग उनकी किताबों वगैरह को पढ़कर जो है ज्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अच्छे से बात की 3 मेन फिलोसफर्स की जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो। तो अभी हम लोग अगली वीडियो में इस चीज को, कल की वीडियो हम खत्म कर देंगे पूरा टॉपिक। मैंने इसके पहला एक वीडियो बना दिया जिसमें कॉजेस के बारे में डिटेल में बात की है। आज हमने फिलोसफर्स के बारे में अच्छे से बात की कि इनके किन किन विचारों से फ्रांस के क्रांतिकारी जो थे वो प्रभावित थे। अब कल का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कि अब तत्कालिक कारण क्या पैदा हुए थे जिससे क्रांति हुई। उसके बाद क्रांति होने के बाद संविधान बनता है, फिर संविधान बनता है, उसके बाद फिर से सरकार जो है वो मतलब मध्यम वर्ग के पास में आती है, फिर मध्यम वर्ग से फिर जो है वो जनसाधारण वर्ग के पास में जाती है, फिर से मध्यम वर्ग के पास में आती है, और थोड़ा मतलब उसके बाद नेपोलियन आ जाता है फ्रांस में। वो सब तक हम लोग जो है अच्छे से बात करेंगे। फिर इस क्रांति के परिणाम क्या लिखने, ये भी हम कल के वीडियो में ही बात कर लेंगे। कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पहला वाला वीडियो देखें, ये फिर समझ में आएगा। तो मेनली इसके 3 वीडियोस जो है आपको देखने को मिलेंगे फ्रांसीसी क्रांति के, क्योंकि मैंने हर चीज को बहुत ही डिटेल में करवाने की कोशिश की है, तो एक वीडियो में नहीं करवाया है, इसलिए आपको 3 वीडियो जो है इसको मिलेंगे। तीनों के लिंक जो है वो हर एक वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।